जरा सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिसे आप अपना कहते हैं, क्या आप वाकई उसके मालिक हैं? क्या आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? चाहें तो एक और मंजिल बना लें या पूरा तोड़कर नया बना दें। आपको लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल, मैंने खरीदा है, मेरा हक है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कानून की नजर में आपका ये हक उतना सीधा साधा है ही नहीं? बिल्कुल सही। कानून की दुनिया में ओनरशिप या मालिकाना हक एक शब्द नहीं बल्कि एक पहेली है, और आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने पर है। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कानून के पीछे के फलसफे के एक बहुत दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। मालिकाना हक के अलग अलग प्रकार यानी काइंड्स ऑफ ओनरशिप। हम देखेंगे कि मालिक होने का मतलब सिर्फ कब्जा रखना नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों से मिलवाते हैं। ये हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों की कहानी बताते हैं जिन्होंने ओनरशिप के मायने ही बदल दिए हैं। तो चलिए इस कानूनी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि सालमन का वो मशहूर सिद्धांत है ना, ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, यानी मालिकाना हक अधिकारों का एक बंडल है, ये असल में क्या मायने रखता है। तो चलिए इस बंडल को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात जो सबसे सीधी लगती है। हमारा पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट वर्सेस लिमिटेड ओनरशिप, यानी पूर्ण बनाम सीमित स्वामित्व। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब तो यही हुआ ना कि पूरा 100% बिना किसी रोक टोक का मालिकाना हक। जैसे कोई प्रॉपर्टी जो किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हो, माय प्रॉपर्टी माय रूल्स। आम बोलचाल में इसका मतलब यही है, और कानून भी इसे एक मजबूत आधार देता है। कानूनी भाषा में एब्सोल्यूट ओनरशिप के 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं: कब्जा यानी पोजेशन, उपयोग यानी एंजॉयमेंट, और निपटान यानी डिस्पोजल। अच्छा, मतलब आप उसे अपने पास रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में स्थापित किया था। कौन सा केस? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस। तो कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था? कोर्ट ने साफ कहा कि ओनरशिप कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इन्हीं 3 अधिकारों का एक ठोस समूह है। अगर सरकार इनमें से किसी भी एक अधिकार को आपसे छीन लेती है तो वो आपकी ओनरशिप में दखल दे रही है। अच्छा, ये फैसला सैलमन की बंडल ऑफ राइट्स थ्योरी को एक तरह से कानूनी मान्यता दे रहा था। हाँ, कि मालिकाना हक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि इन अधिकारों का एक जीता जागता बंडल है। जी। एक मिनट, अगर मेरे पास ये तीनों अधिकार हैं तो क्या मैं वाकई कुछ भी कर सकता हूँ? मान लीजिए मेरा घर एक रिहायशी इलाके में है, क्या मैं अपनी एब्सोल्यूट ओनरशिप का इस्तेमाल करके वहां 10 मंजिला फैक्ट्री लगा सकता हूँ? शोर शराबा, प्रदूषण, मेरी मर्जी। समाज में रहते हुए कोई भी अधिकार पूरी तरह से अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना। बेहतरीन सवाल, और यहीं से ये विषय दिलचस्प होना शुरू होता है। आपकी ओनरशिप एब्सोल्यूट होते हुए भी एब्सोल्यूटली अनलिमिटेड नहीं है। कानून समाज के हित में, पब्लिक गुड के लिए इस पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। एक केस था जिलूभाई नानभाई खाचर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन ये कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है। इसे कानून के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब माय प्रॉपर्टी माय रूल्स वाला आइडिया पूरी तरह से सही नहीं है। माय प्रॉपर्टी सोसाइटीज रूल्स आल्सो अप्लाई कहना ज्यादा सही होगा। एकदम सही। आपकी ओनरशिप एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक ट्रस्ट है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है। ठीक है। उस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है कानूनी कागजों में वही उस प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन क्या वो उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने लिए एक लग्जरी कार खरीद सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, उसका अधिकार सीमित है क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक खास मकसद के लिए है। यहीं पर एब्सोल्यूट और लिमिटेड ओनरशिप का फर्क साफ दिखता है। ये तो एकदम साफ हो गया। तो हमने देखा कि एक अकेले मालिक का अधिकार भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। उस पर समाज की भलाई के लिए सीमाएं होती हैं। लेकिन मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब मालिक एक नहीं बल्कि कई हों, और भारत में फैमिली प्रॉपर्टीज के मामले में तो ये बहुत ही आम है। यहां से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, सोल वर्सेस को ओनरशिप, यानी एकल बनाम सहस्वामित्व। हाँ, सोल ओनरशिप तो जैसा नाम से ही जाहिर है, एक प्रॉपर्टी एक मालिक, अधिकारों का वो पूरा का पूरा बंडल एक ही व्यक्ति के पास है, सारी जिम्मेदारियां और सारे फायदे उसी के हैं। ये समझना आसान है।
असली चुनौती को ओनरशिप में आती है। हाँ, जैसे किसी खानदानी जायदाद में 4 भाई बहन हिस्सेदार हों या 2 दोस्तों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा हो। यहाँ पर अधिकारों का वो बंडल कैसे बढ़ता है? क्या हर किसी को बंडल का 1/4 हिस्सा मिलता है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। को ओनरशिप का सबसे बुनियादी और दिलचस्प सिद्धांत है यूनिटी ऑफ पोजेशन, यानी कब्जे की एकता। इसका मतलब है कि हर सहमालिक, हर को ओनर प्रॉपर्टी के इंच इंच का मालिक है। इंच इंच का? जी, ऐसा नहीं है कि 4 भाइयों में से एक कहे कि ये कमरा मेरा, दूसरा कहे कि किचन मेरा। जब तक प्रॉपर्टी का कानूनी बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक हर किसी का हक पूरी प्रॉपर्टी पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पी लक्ष्मी रेड्डी वी एल लक्ष्मी रेड्डी के 1957 के केस में कहा था कि एक सहमालिक का कब्जा बाकी सभी सहमालिकों का कब्जा माना जाएगा। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मान लीजिए उन 4 भाइयों में से एक बहुत दबंग है, वो पूरे घर पर कब्जा करके बैठ जाता है और बाकी तीनों को घुसने भी नहीं देता। तब कानून क्या करेगा? क्या तब भी यही माना जाएगा कि कब्जा साझा है? आपका सवाल सीधा इस कॉन्सेप्ट की दुखती रग पर हाथ रखता है। यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। इसके लिए एक शब्द है आउस्टर, यानी बेदखली। कारबलाई बेगम वर्सेस मोहम्मद सैयद के 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक सहमालिक को अपना हक चाहिए तो उसे ये साबित करना होगा कि दूसरे सहमालिक ने उसे प्रॉपर्टी से पूरी तरह बेदखल कर दिया है। साबित करना होगा? हाँ, और ये भी कि उसका इरादा उसे उसके हक से हमेशा के लिए वंचित करने का है। एक मिनट, ये आउस्टर वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब अगर मेरा भाई मुझे घर में घुसने ही नहीं दे रहा, ताला बदल दिया है, तो क्या ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उसने मुझे बेदखल कर दिया है? ये साबित करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही क्यों है? ये तो पीड़ित के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया लगती है। आपका संदेह जायज है और ये प्रक्रिया वाकई मुश्किल है। सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल न करने देना या अकेले कब्जा रखना आउस्टर साबित करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा। आपको कोर्ट में ये दिखाना होगा कि दूसरे मालिक ने किसी हरकत या साफ शब्दों में आपके अधिकार को मानने से इनकार कर दिया है और उसका इरादा आपको हमेशा के लिए बाहर रखने का है। कानून ने ये बार इतना ऊंचा इसलिए रखा है ताकि पारिवारिक विवादों में आसानी से किसी का हक ना मारा जा सके, खासकर उनका जो शायद कमजोर हों और कुछ समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी से दूर रह रहे हों। समझ गया। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि को ओनरशिप का रास्ता कानूनी तौर पर कितना जटिल हो सकता है। वाह, मतलब ओनरशिप पर पहले सीमाएं थीं, फिर वो साझा हो गईं। अब मामला और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है। हमने सुना है कि एक मालिक होता है, 2 मालिक होते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक ही समय पर 2 अलग अलग तरह के मालिक हो, एक कागज पर और एक हकीकत में? हमारा अगला टॉपिक यही है, लीगल, बेनिफिशियल एंड ट्रस्ट ओनरशिप, यानी कानूनी, लाभकारी और ट्रस्ट स्वामित्व। हाँ, बिल्कुल हो सकता है और हमारे कानून में ये रोज होता है। यहीं पर लीगल ओनर और बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट आता है। लीगल ओनर वो है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी के कानूनी कागजात हैं, जैसे कि रजिस्ट्री या टाइटल डीड। बिशंभर दयाल चंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के 1982 के केस में कोर्ट ने इसी बात को मजबूती दी थी। क्या कहा था कोर्ट ने? कि ओनरशिप एक कानूनी प्रक्रिया से ही बनती या खत्म होती है। कोई सरकारी अधिकारी सिर्फ एक आदेश से आपकी लीगल ओनरशिप नहीं छीन सकता। ठीक है, लीगल ओनर तो समझ आ गया, वो जिसका नाम कागज पर है। तो फिर ये बेनिफिशियल ओनर कौन है? कोई छुपा हुआ मालिक? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, बेनिफिशियल ओनर वो है जिससे उस प्रॉपर्टी का असल फायदा, एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। अच्छा। भले कानूनी कागजात में उसका नाम न हो। अच्छा। और कोर्ट असली मालिक को पहचानने के लिए सिर्फ कागज नहीं देखती। जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजरा के 1974 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम सिद्धांत दिया। तो क्या सिद्धांत था वो? उन्होंने कहा कि असली मालिक का पता लगाने के लिए कोर्ट इरादा और आचरण देखेगी, इंटेंशन एंड कंडक्ट। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा किसने दिया, उसका कब्जा किसके पास है, उससे होने वाली आमदनी जैसे किराया किसे मिल रहा है। इन सब सवालों के जवाब से पता चलता है कि असली यानी बेनिफिशियल ओनर कौन है। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। हाँ। मान लीजिए एक पिता अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैट खरीदना चाहता है,
लेकिन किसी कानूनी वजह से वो अपने नाम पर खरीदता है। पैसा पिता ने दिया, फ्लैट में बेटी रह रही है, लेकिन रजिस्ट्री पिता के नाम पर है। ऐसे केस तो बहुत होते हैं। इस केस में पिता लीगल ओनर है लेकिन बेटी बेनिफिशियल ओनर है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ट्रस्ट ओनरशिप, जो इसी स्प्लिट ओनरशिप यानी विभाजित स्वामित्व पर आधारित है। अच्छा, तो ट्रस्ट में ट्रस्टी लीगल ओनर हुआ और जिसका फायदा हो रहा है वो बेनिफिशियल ओनर। एकदम सही। ट्रस्ट में ट्रस्टी प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक होता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन वो उसके फायदों का मालिक नहीं होता। फायदा लाभार्थी बेनिफिशियरी को मिलता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1922 के विद्यावरुथी वर्सेस बलुस्वामी अय्यार जैसे बहुत पुराने केस से लेकर 1922 बहुत पुराना केस है जी, वहां से लेकर 1959 के बीके मुखर्जिया वर्सेस हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स तक कई फैसलों में इस दोहरे चरित्र डुअल कैरेक्टर पर मुहर लगाई है। इन फैसलों ने ये साफ कर दिया कि मालिकाना हक को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक प्रबंधन का हक और दूसरा लाभ का हक। ये तो सच में बंडल ऑफ राइट्स वाली बात को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। मतलब आप बंडल को सीमित कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं और यहाँ तक कि उसे दो अलग अलग लोगों को दे सकते हैं, एक को बंडल रखने के लिए, दूसरे को उसके फल खाने के लिए। कमाल है। तो हमने सीमाएं देख ली, संख्या देख ली और ओनरशिप का दोहरा चरित्र भी देख लिया। इस पहेली का आखिरी टुकड़ा क्या है? आखिरी टुकड़ा है समय, टाइम। क्या ओनरशिप पर समय का भी कोई असर होता है? और यहीं से हमारा अगला और आखिरी टॉपिक आता है, वेस्टेड वर्सेस कंटिंजेंट ओनरशिप, यानी निहित बनाम समाश्रित स्वामित्व। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हक आज मिल सकता है पर उसका इस्तेमाल भविष्य में हो? बिल्कुल, यही है वेस्टेड ओनरशिप। इसमें अधिकार आपको वर्तमान में यानी आज तुरंत मिल जाता है। वो अधिकार आप में निहित या वेस्ट हो जाता है, भले ही प्रॉपर्टी का कब्जा या उसका उपभोग आपको भविष्य में मिलना तय हो। अच्छा, मतलब अधिकार मिलना किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता। मिसेस शांति देवी 1957 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्तमान अधिकार बनाम भविष्य के उपभोग के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाया था। जैसे किसी वसीयत में होता है? हाँ, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद ये घर अ का होगा। जिस पल वसीयत लिखने वाले की मृत्यु होती है, उसी पल वो घर अ में निहित हो जाता है। ओके। उसका अधिकार पक्का हो जाता है, वो उस घर का मालिक बन जाता है, भले ही कानूनी कार्यवाही में और कब्जा मिलने में उसे 6 महीने लग जाए। उसका अधिकार एक डन डील है जिसकी डिलीवरी बस भविष्य में होनी है। ठीक है, ये तो हुआ पक्का वाला अधिकार। लेकिन अगर मालिकाना हक मिलना किसी शर्त पर निर्भर हो, जैसे एक पिता अपने बेटे से कहे अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगे तो तुम्हें ये कार मिलेगी, तब क्या होगा? इस पर निर्भर। ये अधिकार किसी भविष्य की अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट के होने या न होने पर टिका होता है। मतलब ग्रेजुएशन पर? आपके उदाहरण में बेटे को कार पर अधिकार तभी मिलेगा जब वो ग्रेजुएट होगा। अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे कार पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। समती रुक्माबाई वर्सेस लक्ष्मी नारायण के 1960 के केस में भी इसी तरह के शर्त पर आधारित अधिकार की व्याख्या की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि मालिक कौन है, बल्कि ये भी देखता है कि मालिकाना हक कितना पक्का है। एक का हक यानी वेस्टेड ओनरशिप पत्थर की लकीर है और दूसरे का यानी कंटिंजेंट ओनरशिप बस एक संभावना। ये तो प्रॉपर्टी प्लानिंग और विरासत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आप वो चीज नहीं बेच सकते जो शायद भविष्य में आपकी हो। आपने बिल्कुल सही समझा। एक वेस्टेड इंटरेस्ट को बेचा या विरासत में दिया जा सकता है, लेकिन एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट सिर्फ एक उम्मीद है। जूरिस्प्रूडेंस में इसे अपूर्ण स्वामित्व या इम्परफेक्ट ओनरशिप भी कहते हैं, क्योंकि जब तक वो शर्त पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अधिकार अधूरा और अनिश्चित रहता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि मालिकाना हक या ओनरशिप कोई एक ठोस चीज नहीं है। ये तो सच में अधिकारों का एक लचीला जादुई बंडल है। ये पूरा हो सकता है, लेकिन समाज इस पर सीमाएं लगा सकता है। ये एक इंसान का हो सकता है या कई लोगों में साझा हो सकता है। सही। ये एक ही समय पर 2 लोगों में बढ़ सकता है, एक कानूनी और एक असल मालिक। और तो और ये भविष्य की किसी शर्त पर भी निर्भर हो सकता है। बिल्कुल। आज हमने जिन भी न्यायिक फैसलों की बात की, उन सब ने बार बार यही साबित किया है कि ओनरशिप एक जटिल और विभाजित होने वाली अवधारणा है।
ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये कानून और समाज की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदलती रहती है। सैलमन का सिद्धांत सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, बल्कि हमारे न्यायालयों ने उसे अपने फैसलों का आधार बनाकर जिंदा रखा है। और अब इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। आज हमने जमीन, घर और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की बात की, जो सदियों से चले आ रहे सिद्धांत हैं। पर जरा सोचिए, क्या ये सिद्धांत आज की डिजिटल दुनिया पर भी पूरी तरह लागू होते हैं? आपकी किसी NFT, आपके सोशल मीडिया अकाउंट या आपके क्लाउड पर स्टोर किए गए आपके पर्सनल डेटा का असली मालिक कौन है? क्या उसका बंडल ऑफ राइट्स भी वैसा ही है जैसा एक जमीन के टुकड़े का होता है? या फिर 21वीं सदी की इस नई दुनिया के लिए कानून को ओनरशिप की एक पूरी नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत है? ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।